नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने की यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस क्लास के बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हम इन क्लासेस में क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले इस बात को सुन लो कि हम इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ये टारगेट लिया है कि हम जून से लेके अप्रैल 2026, मतलब जून 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक की सारी इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मेनली जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एक है आपका पॉलिटी, ये चार सब्जेक्ट्स तो आपको करना ही होते हैं। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को आपको अच्छे से करना होता है, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट चीज है। साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट चीज है जो, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो मैं ये कहूंगा वो उसे अच्छे से पढ़े। कोई अगर नहीं है तो प्लीज करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट करके ही जाना। ठीक है। अभी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं मैं डिफरेंट पार्ट्स आपको करवा रहा हूँ। लाइक मैंने आपको बताया था कि इसमें इस सीरीज को हम पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक मैराथन डाल देता तो मुझे पता है कि तब भी आप एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे की वो क्लास लेते और वो भी 1.5 2 में करके। आप ऐसा ना करें। ठीक है। आप क्लास में ही सब कुछ सीख के जाएं, इस वजह से मैं पार्ट्स में इस क्लास को करवा रहा हूँ। हर पार्ट में मैं 1 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देता हूँ। लाइक पार्ट 1 में हमने जून 2025 तक की, जो जून 2025 है उसकी जितनी भी करंट अफेयर्स थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसे कंप्लीट किया था। ऐसे ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं। आज है फिफ्थ पार्ट। तो इधर हमने क्या किया, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, और आज हम करने वाले हैं अक्टूबर 2025 की इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स को कंप्लीट। ठीक है। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे जून 2025 से नहीं पढ़ना है, तो वो थर्ड पार्ट से कर ले, फोर्थ पार्ट से कर ले, या फिफ्थ पार्ट से कर ले। जहां से भी आपको लगता है कि मुझे करंट अफेयर्स को कवर करना है वहां से करना। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको जून 2025 से करवाऊं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके। मैंने क्या किया है, यहाँ पे करंट अफेयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैंने किया है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक नेशनल करंट अफेयर्स जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और एक है स्पीशीज इन न्यूज। देखो, स्पीशीज इन न्यूज को पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आई नो, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज है, कहाँ तक पढ़ते जाओगे। तो करंट अफेयर्स में जितना कर सकते हो कंप्लीट उतना करना। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज इन दोनों पर ध्यान देना, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है। बट अगर आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप इसको भी कर लेना। इसमें मैंने क्या किया है, यूजुअली आप फ्लोरा एंड फाउना ही करते हैं स्पीशीज इन न्यूज में, बट आपको पता है बहुत सारी पैथोजेंस है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज न्यूज में रहती है। तो हम उसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने उन्हें भी कवर कर लिया। ठीक है। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा स्पीशीज इन न्यूज में, फ्लोरा, फाउना एंड पैथोजेंस तीनों। ठीक है। और एक चीज बस, ये लास्ट का 1 मिनट आपका लूंगा और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं 1 साल की, बट देखो क्या है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको स्टैटिक का पार्ट भी करना पड़ेगा, और स्टैटिक के पार्ट को कैसे आपको टारगेट करना है, आपको टारगेट करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम को पकड़ के आप उसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो आपकी यूट्यूब मेंबरशिप है, ठीक है, वो 389 रुपीज की है। यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट की थीम्स हैं वो मैंने उठाई है और उन्हें वहां पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छे से कवर करना है, करंट अफेयर्स प्लस थीम्स, तो आपको थीम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 389 पर मंथ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बट क्योंकि मैंने 1 मंथ में ही ये कवर कर दिया है सारा का सारा, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 389 रुपीज में ही ये पूरा का पूरे लेक्चर्स को देख सकते हो। ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, 9 से 11 लेक्चर्स ही इसमें होंगे। ठीक है। और वो भी ज्यादा टाइम के नहीं है, 40 to 45 मिनट्स के हैं, तो आपका टाइम नहीं जाएगा ज्यादा। क्या पता आप एक दिन में 4 सेशंस ही खत्म कर दूं। ठीक है। साथ ही साथ ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं स्कीम से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, जो भी पिछले 1 साल में स्कीम्स इंपॉर्टेंट रही हैं न्यूज़ में, और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं लेके आऊंगा। फिर ज्योग्राफी करंट अफेयर्स ऐसे ही मैं लेके आऊंगा, और प्लेसेस इन न्यूज़ मैंने 2 वीडियोज इसकी अपलोड कर दी है, जिसमें हमने जून 2025 से लेके फेब 2026 तक की प्लेसेस एंड न्यूज़ को कवर कर लिया है। ठीक है। बस मार्च एंड अप्रैल बचा है, वो भी जैसे ही अप्रैल खत्म होगा मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अभी ये दोनों जो है वो चल रही हैं, कुछ ही दिन में आपको ये दोनों भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो भी है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है।
बस पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो पैंडेमिक इमरजेंसी है उसकी एक नई डेफिनेशन आई है। ठीक है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है, लाइक आप समझो कि टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पैंडेमिक इमरजेंसी का मतलब क्या है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पैंडेमिक इमरजेंसी जो है उसको सब कैटेगरी में रखा गया है ऑफ PHEIC। अब ये PHEIC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, उसकी सब कैटेगरी में पैंडेमिक इमरजेंसी की डेफिनेशन को रखा गया। क्या बोला गया कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो एंड एक बहुत वाइड जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो, प्लस उसकी वजह से जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर एक स्ट्रेन पड़े। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेन पड़े, प्लस उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन देखने को मिले, प्लस उसके लिए उसको काउंटर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड इक्विटेबल एंड इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत हो, तो आप उसे पैंडेमिक इमरजेंसी बोलेंगे। अब आप सोचोगे कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। तो इसीलिए वो वन वर्ड या फिर टर्म बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेबल की जगह नॉन कम्युनिकेबल डाल सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर वाइड जोग्राफिकल स्प्रेड की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ उसका स्प्रेड हो। वो मतलब आपके साथ क्या कर सकते हैं, वो आपके साथ इसी डेफिनेशन में खेल सकते हैं। सो दिस इज वाई कि आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। याद ना हो तो बस कुछ चीजें याद रखो, कम्युनिकेबल डिजीज है, जोग्राफिकल एरिया बड़ा होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम के ऊपर स्ट्रेन क्रिएट करे, सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करे, और जिसको काउंटर करने के लिए कोऑर्डिनेटेड इक्विटेबल और इंटरनेशनल एक्शन जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वैसे आप याद रख सकते हैं इसे। उसके बाद कौन डिक्लेयर करेगा कि पैंडेमिक इमरजेंसी हो चुकी है? तो जो WHO का डायरेक्टर जनरल है वो डिक्लेयर कर सकता है कि पैंडेमिक इमरजेंसी ये है या ये नहीं है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 12 के अंडर। ठीक है, ये आर्टिकल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज याद रखना कि जो भी चेंजेस WHO लाना चाहेगा सबसे पहले तो वो डोमेस्टिक पॉलिसीज को चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गए वो नेशनल लेवल पे ही सेट करे जाएंगे। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब UNEP की एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 की आई। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, और भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें सिमिलर बातें करी गई हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा सबसे पहले तो आप याद रखना कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन लेके आता है? UNEP। इस चीज को याद रखना। आगे भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आपको याद रखनी कौन लेके आता है, क्योंकि बातें सिमिलर ही करी हुई है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन लेके आया, ये रिपोर्ट कौन लेके आया, इतना आपको करना है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट लेके आए हैं। ठीक है, जिसका नाम रखा गया रनिंग ऑन एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, क्या इसमें बताया गया है? इसमें ये बताया गया है जो हमारे कमिटमेंट है ना क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट एडाप्टेशन की, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने का, या फिर क्लाइमेट एडाप्टेशन की, जो हमारे मतलब कि हमारे जो टारगेट्स हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि जो हमारी नीड है, जितनी हमें फंडिंग चाहिए वो मीट नहीं हो रही है, उसमें एक मैसिव गैप है। इसके बारे में बात करी गई। ठीक है, उसमें यह बोला गया कि डेवलपिंग नेशंस को अराउंड 310 से 365 बिलियन डॉलर्स चाहिए एनुअली, एनुअली सालाना, बाय 2035। बट अगर आप अभी की बात करेंगे 2023 के हिसाब से, ये पता चला कि अभी तक देखो कितना गैप है, 310 से 365 बिलियन डॉलर्स एनुअली बाय 2035, और अभी सिर्फ 26 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसकी उसका फाइनेंस एक डेवलपिंग कंट्री क्रिएट कर पा रही है। आप सोचो कितना बड़ा गैप है। तो यही बोला गया है कि जो एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है वो एटलीस्ट 12 to 14 टाइम्स वाइडर है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये डेटा याद रखना है आपको कि कितना गैप है, ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 10 टाइम्स, 12 to 14 टाइम्स जो है, इतना बड़ा गैप है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्लस ये बोला गया है कि ये जो एडाप्टेशन कॉस्ट है ना, ये इंक्रीज ही होती जा रही है डेवलपिंग नेशंस के लिए।
इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। तो इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बस ये समझ आना चाहिए कि टाइम बढ़ता जा रहा है, कमिटमेंट्स की बात करी जा रही है कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए हमें कुछ क्लाइमेट एडाप्टेशन करनी पड़ेगी, कुछ हमें फंडिंग उसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। बट विद टाइम क्या हो रहा है कि हमारा जो गैप है ना, फंडिंग का जो गैप है वो मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इतना आपको याद रखना है। और बाकी ये याद रखना है कि एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 कौन निकालता है? यूएनईपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ना ये नया एक्सपेरिमेंट आया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? Amazon फेस एक्सपेरिमेंट। फेस की फुल फॉर्म क्या है? फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। इसमें किया क्या जाता है, मैं आपको ना देखो, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है बट मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर कुछ टावर्स बनाए गए, ठीक है। ये टावर्स क्या करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर से निकालेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकाल रहे हैं? ये चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, तो आगे आने वाले सालों में मान लो एक इन्होंने जिसे हम कहते हैं कि एक टारगेट लिया है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि 2050 2060 तक जो CO2 का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में होने वाला है वो आर्टिफिशियली इधर क्रिएट करो। वो आर्टिफिशियली इधर क्रिएट करो और देखो कि यहाँ पर पेड़ ज्यादा उग रहे हैं या फिर उनकी क्वालिटी में हमें डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे यार कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर पेड़ कैसे इंक्रीज करेंगे? देखो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, वो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब भी नेचर में या इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। और जब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा? जो ट्रीज है और प्लांट्स है वो भी इंक्रीज होंगे, उनकी जो जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो यही देखने के लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसे टावर्स लगाए हैं जिससे एक पर्टिकुलर एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। ये देखा जाएगा वहाँ के जो इन्वायरमेंट है या फिर वहाँ का जो जिसे हम कहते हैं कि प्लांट, वहाँ के जो ट्रीज हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उन पर क्या असर पड़ेगा। तो ये इस Amazon फेस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से पता करेंगे। तो यहीं पे यहाँ पे यही लिखा है कि एक लार्ज स्केल क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि ब्राजील में लोकेटेड है। कहाँ पर है? ब्राजील में। प्लीज ये भी याद रखना कहाँ पे है। ब्राजील के अंदर कहाँ पे? जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वहां का, उसमें ये चीज करी जा रही है। इसको एक क्लाइमेट टाइम मशीन बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर इस तरीके का वहां पर क्लाइमेट बोलूँ या मैं बोलूँ कि इस तरीके की कंडीशंस बनाई जाएगी कि हमें 2050 2060 में क्या होने वाला है ये पता चलेगा। ठीक है। लोकेशन नियर मैनस ब्राजील, ये मैंने आपको बता दिया है। वहां का जो मेच्योर और ओल्ड ग्रोथ अमेजोन फॉरेस्ट है उसमें इस एक्सपेरिमेंट को करा जाएगा। इसमें ये चेक करा जाएगा कि CO2 लेवल्स जो इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से हमें कार्बन फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर हमें क्लाइमेट स्ट्रेस देखने को मिलेगा। ये चीज वहां पर हम चेक करने वाले हैं। इसमें क्या बोला गया कि छह लार्ज रिंग्स बनाई गई हैं ऑफ स्टील टावर्स। ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, छह लार्ज स्टील टावर्स बनाए गए हैं जो कि ऑलमोस्ट 30 मीटर्स टॉल है। ठीक है। और इसी कैनोपी के बीच में ये लगाए गए हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें से जो 3 रिंग्स हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी और बाकी 3 रिंग्स जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करेगी उस एरिया में। ठीक है, कंपैरिजन के लिए चेक किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जाएगा? हर 10 मिनट के अंदर याद रखना, क्या सॉइल के रिस्पॉन्सेज है, क्या वहाँ पर वाटर वेपर का एक्सचेंज हो रहा है, क्या वाटर वेपर का लेवल है, क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज किस तरीके से वर्क कर रही है वहाँ पे, इन सारी चीज़ों को हर 10 मिनट में चेक करा जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्लीज इसको याद रखना, Amazon फेस एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, इस चीज को प्लीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं इसके बारे में कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको कौन लीड कर रहा है। ठीक है। तो Amazon नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर Amazon रिसर्च, और ऑब्वियसली ब्राजील में हो रहा है तो ब्राजीलियन फेडरल गवर्नमेंट इसे देख रही है, और यूके देख रहा है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो ये तीन है, 1 2 3, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ना एक एक्चुअली यूरोपियन केमिकल एजेंसी है,
उन्होंने कुछ मतलब कि रिपोर्ट्स निकाली जिसमें ये बोला गया कि जो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से उनकी वजह से कैंसर रिस्क बढ़ता जा रहा है, जो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो अब क्या कर रहा है जो यूरोपियन यूनियन है, वो ये प्लान कर रहा है, वो ये चीज रिव्यू कर रहा है कि आने वाले टाइम में वो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स को बैन करे अपने एरिया के अंदर, मतलब यूरोप में। ठीक है। अब उस इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज आएगी? जैसे फ्यूल एडिटिव्स। अब फ्यूल एडिटिव से आप क्या समझते हो? जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं ना पेट्रोल में, और जो हम आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं डीजल में, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बंद करी जाएंगी। ठीक है। प्लस जो सैनिटाइजर्स है, आपको पता है सैनिटाइजर्स में इथेनॉल होता है, तो उसको भी यहाँ पे बैन करने की बात करी जा रही है। अभी किया नहीं है बट दे आर व्यूइंग इट। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से ये चीज न्यूज में थी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो मुझे जो लगता है कि पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि जो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स क्या है। बाय प्रोडक्ट्स हैं एसिटाइल एसिटल डीहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये दो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज करते हैं लंबे टाइम। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो प्लीज इन दोनों केमिकल्स को याद रखना। ठीक है। और ये किसके बाय प्रोडक्ट है ये भी याद रखना है, इथेनॉल के। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। अभी देखो क्या हुआ है कि ये जो इनिशिएटिव है ये तो पुराना है, ये 2014 का है। अब आप बोलोगे ना 10 साल हुए, 10 साल तो 2024 में हो गए थे, तो 25-26 के लिए क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है हम 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो हुआ क्या रिसेंटली कि ना, इन्होंने इसी सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव के अंदर ही एक नया प्रोग्राम निकाला, जो कि 2025 से 2031 का उसका टारगेट रखा है। ठीक है, 2025 से 2031 तक का। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं कि ये सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव है क्या। देखो मैं आपको क्यों ये सारी चीजें बताता हूँ, ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बताता हूँ कि क्यों हम पढ़ते हैं, क्या इसका रेलिवेंस है। क्योंकि ना, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है। अब देखो जरा, इसमें क्या है, ये जो सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव है, ये एक्चुअल में एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज COP11 में। ठीक है। तो वहां पर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या किया गया है कि एक्चुअल में इधर बात करी गई है कि 17 प्लस माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज हैं, और उनके जो हैबिटेट हैं अक्रॉस 14 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वहां पर इसे कंजर्व किया जाएगा, वहां पर इन्हें कंजर्व किया जाएगा। अब इसमें किस किस तरीके के आपको सेंट्रल एशियन मैमल्स देखने को मिलेंगे? तो जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसको 2 बार कवर किया इसीलिए। ठीक है। सैगा एंटीलोप है, बुखारा डियर है, ये सारे जो हैं, ये सारे वो सेंट्रल एशियन मैमल्स हैं जिनको यहाँ पर कंजर्व करने की बात करी गई है, और इनके सिर्फ और सिर्फ इन स्पीशीज को नहीं, इनके हैबिटेट को भी कंजर्व करने की बात करी गई है। और ऐसे ही 17 प्लस माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज को इसके अंडर रखा गया है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो माइग्रेटरी मैमल्स हैं और उनके जो माइग्रेटरी मैमल्स को भी सेफ गार्ड करना है, कंजर्व करना है, प्लस उनके जो माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं उनका भी सेफ गार्ड और उनको भी कंजर्व करना है। ठीक है। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एशियन। इस चीज को याद रखना। वो आपको लिखते ऐसे ही है कि सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव क्या है, और फिर किसी ना किसी स्टेटमेंट में लिख देंगे कि वर्ल्ड वाइड इसको किया जा रहा है। बट आपको याद रखना है, जब नाम में सेंट्रल एशियन है तो सेंट्रल एशिया में ही किया जाएगा। ठीक है। 17 प्लस स्पीशीज इसमें रखी गई है, जैसे अभी बात करी हमने, स्नो लेपर्ड, साइगा एंटेलोप, बुखरा डियर, एशियाटिक चीता, वाइल्ड कैमल, वाइल्ड याक, पालास कैट मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था ना, स्पीशीज इन न्यूज में, है ना? तो आपको पता होगा पालास कैट क्या है। अब क्या है कि वही चीज है कि मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड स्पीशीज प्रोटेक्शन नहीं करी जा रही है, उस उनके इकोसिस्टम को, उनके कॉरिडोर्स को, माइग्रेशन कॉरिडोर्स को, उनके लैंडस्केप को, सबको कंजर्व करने की यहाँ पे बात करी गई। ठीक है। ये ऑपरेट इसे किया जाता है बॉन कन्वेंशन के अंडर।
ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं जिसमें भी आपको ये माइग्रेटरी मैमल्स देखने को मिलेंगे, एनजीओज हैं, आईयूसीएन है, ये सब मिलकर आकर कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इंडिया इसका एक क्रूशियल मेंबर है। तो बोला जाता है ना कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो आपको याद रखना है इंडिया इसका मेंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम में आता है। हर एक्स्ट्रा ज्ञान लोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, अब ऐसे क्या है कि जैसे मैंने ऊपर आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, ग्लोबल अडेप्टेशन रिपोर्ट, है ना, वो कौन लेके आया था? वो यूएनईपी लेके आया था। अब ऐसे यहाँ पे पढ़ो कि एक रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जिसे GFRA बोला जाता है। ठीक है, वो कौन लेके आता है? वो FAO लेके आता है। तो यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको पता है यूएनईपी हो गया, आईयूसीएन हो गया, FAO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इनकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन लेके आता है? FAO लेके आता है। इन्होंने इसमें एक बात बोली है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इसमें ये बोली है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसमें से जो 32% लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आती है। वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आती है, जिसमें से अगर इंडिया की बात करें तो ग्लोबली टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वो 9th रैंक पे है। इंडिया किस रैंक पे? इंडिया 9th रैंक पे। किस हिसाब से? टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। अगर यहीं पे नेट फॉरेस्ट गेन की बात करें तो हम 3rd रैंक पे हैं, और वहीं पे बात करें कि ग्रोथ, जो फॉरेस्ट की ग्रोथ हो रही है उसकी रैंक की बात करें तो उसमें भी हम 3rd पे। बट मेनली आप ये याद रखना कि टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से हम 9th रैंक पे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नेट फॉरेस्ट लॉस हुआ है 1990 से 2000 के बीच में, वो कितना हुआ करता था? वो 10.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर हुआ करता था 1990 से 2000 तक। बट अब सिर्फ कितना होता है? अब सिर्फ 4.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर होता है। ठीक है, अब सिर्फ इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम के हिसाब से तो हम एकदम क्या हो गए हैं, मोर देन 50% से हमने कम कर दिया है। तो इसलिए नेट फॉरेस्ट लॉस जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप ना, बहुत सारे बच्चे जो इन रिपोर्ट से वाकिफ नहीं है, जब ये चीजें ऐसे आती है ना वहां पे लिखा हुआ, तो हमारे दिमाग में रील्स को देखकर, यूट्यूब वीडियोस को देखकर क्या चलता है कि इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने सारे मतलब कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार फॉरेस्ट का ये जो कटिंग है या डिफॉरेस्टेशन जो है, या जिसे हम कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन जो है, वो तो इंक्रीज ही होता जा रहा है ना। बट ये बात आप याद रखना कि अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 से, 1990 से 2000 तक, तो आप ये देखेंगे कि आज के हिसाब से जो नेट फॉरेस्ट लॉस है वो कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, वो बढ़ा नहीं है। तो प्लीज रील्स वगैरह की जो नॉलेज है उसे साइड में रखकर सिर्फ इन रिपोर्ट्स के हिसाब से चलना। अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, जैसे हम 9th पे हैं, तो पहली 5 कंट्रीज कौन सी है? तो रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, लैंड की बात करें, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं? तो SDG 15, लाइफ ऑन लैंड। इससे पहले क्या आता है? वाटर के बारे में, लाइफ इन वाटर। ठीक है, वो कौन सा है? SDG 14। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ की डेफिनेशन है कि ऊपर वाले से रिलेटेड है। देखो, जहां पर भी मैंने इस तरीके से ये मार्क किया ना, इसका मतलब है एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अगर ये मार्क नहीं आ रहा है तो समझ लेना नया टॉपिक नहीं है, कॉन्टिन्यू टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ की डेफिनेशन है, जैसे प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होता है, इसे आप शायद कंफ्यूज कर जाएं। तो प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पर नेचुरली जो भी नेटिव स्पीशीज है वहां की वो ग्रो कर रही है। ठीक है, वो एरिया अनडिस्टर्ब्ड है। वहीं पे प्लांटेड फॉरेस्ट कौन सा होता है? जिस फॉरेस्ट में प्लांटेशन या सीडिंग करने के बाद वो फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आर्टिफिशियली आपको देखने को मिल रहा है। प्राइमरी फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरली ग्रो करता है। ठीक है, बाकी जो चीज हमने उस रिपोर्ट में पढ़ी थी वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फार ऑफ ट्रैक चल रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने से, ये और वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ड्राइवर क्या है इस डिफॉरेस्टेशन का। प्राइमरी जो हमारा ड्राइवर है वो क्या है? वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि किसी भी माइंस की वजह से या फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से ये डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा। प्राइमरी ड्राइवर या प्राइमरी रीजन जो है वो है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। और आप ये भी सुन के शायद चौंक जाएंगे कि यही वो रीजन है कि 86% डिफॉरेस्टेशन किया जाता है।
मतलब जितना भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है उसमें से 86% इज ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है, इस चीज को प्लीज याद रखना। ये प्राइमरी ड्राइवर पूछा जा सकता है या प्राइमरी रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन पूछा जा सकता है, और ये डेटा भी याद रखना है 86%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सबसे पहले तो देता कौन है? यहाँ पर ब्लू फ्लैग जैसे ही आप देखोगे, कुछ ओशन रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे या फिर यूएनईपी डाल देंगे या आईयूसीएन डाल देंगे। ठीक है, बट आपको याद रखना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनमें से कोई भी नहीं देती, बल्कि एक्चुअल में जो डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है एक, फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको देंगे ही ऐसे आईयूसीएन और यूएनईपी, और आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप सोचोगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो फिर वही होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा वो इसीलिए गलत करते हैं, तो आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअल में एक इंटरनेशनल इको लेवल है। किस किस को मिलता है? बीचेस हो गए, मरीनाज हो गई, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए। ठीक है, उनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर किसी को मिलती है तो क्या पता चलेगा? अगर समझ लो किसी बीच को मिला, ठीक है, तो उस बीच को अगर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है तो वो क्या डिफाइन करेगा, क्या शो करेगा? वो ये शो करेगा कि यहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत बेटर है, यहाँ की जो सेफ्टी है, जो बीच पर सेफ्टी है वो ज्यादा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन यहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, प्रॉपर है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो उस बीच को मैनेज कर रहा है, बीच का एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, तो उसको जो मैनेज कर रहे हैं उसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। ये सारी चीजें शो करता है कब? अगर कहीं पर भी आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी को भी मिलता हुआ आपको दिखता है तो। ठीक है, उसके बाद ये सर्व करता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर क्लीन सेफ सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था लाइफ बिलो वाटर जो है वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है? SDG 14, और 15 में क्या है? लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अब देखिए जरा, नोडल एजेंसी हमारे देश में कौन सी है? उस वहां की बात नहीं कर रहे, हमारे देश में कौन ये देखता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है हमारे देश के अंदर? तो बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो इसकी सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में क्या ये स्टेटस मिला है? बिल्कुल, इंडिया इज अमंग द टॉप नेशंस जिनको ये ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, मेनली जो क्राइटेरिया है वो तो 33 है, बट मेन जो आपको देखने को मिलेंगे वो चार क्राइटेरियाज है। कौन कौन से हैं? एनवायरमेंट एजुकेशन, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एंड कंजर्वेशन। बहुत सारी बीचेज है जिनको ये मिला है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबको याद रखें, बट ठीक है, आप एक बार पढ़ना, याद रहता है ठीक है, नहीं रहता कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया एक्चुअल में फोर्थ कंट्री मिल गई है, बन गई है एशिया के अंदर जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉरेस्ट रिलेटेड रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025। कौन लेके आया है? यूएनईपी। ठीक है, बस पानी पी ले दो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि फंडिंग गैप बहुत ज़्यादा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट को हमें ट्रिपल करना पड़ेगा तब हम अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं, ये ट्रिपल याद रखना। ठीक है, एनुअल इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल करना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये बोला गया है कि जो फंडिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये बोला गया है कि प्राइवेट सोर्सेज जो है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़नी चाहिए, तभी हम अपने जिसे हम कहते हैं कि टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। बट ये देखा गया कि सिर्फ 10%, नियरली 10 है ये। ठीक है, नियरली 10 है, पूरा 10 नहीं है, नियरली 10% जो है, जो फॉरेस्ट फाइनेंस आता है वो सिर्फ प्राइवेट सोर्सेज से आता है, और मेनली 91% जो है वो टैक्सेस वगैरह के थ्रू आता है जो कि पब्लिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना।
अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से ही 86% जो है वो ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस होता है। यार इस 86% को प्लीज याद रखना, वो यहाँ पे आपको घुमाएंगे और ये डेटा याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हो रहा है और कितना होता है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना 86%। आगे बढ़ते हैं। COP 30। COP 30 आपको पता है नवंबर 2025 में हुई। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील में। ये आपको पता है। ठीक है, वैसे अभी हम अक्टूबर पढ़ रहे हैं बट मुझे COP 30 दिखा था कि ये अगले महीने होने वाला है, अक्टूबर की एक करंट अफेयर्स में दिखा था, तो मैंने कहा कि पहले ही करवा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। अब देखो जरा, ये बोला गया कि इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि ये बोला गया कि नए नए टारगेट्स लाने के बजाय, नए नए एम्बिशियस टारगेट्स लाने के बजाय आपको क्या करना है, जो प्रीवियस टारगेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। होता क्या है हर कॉप में, एक नया टारगेट आ जाता है, ये करो वो करो, है ना, नई फंडिंग के लिए एक नया टारगेट आ जाता है। तो यही बात करी गई है, इधर आप फोकस करो इम्प्लीमेंटेशन पे, कि जो टारगेट्स की बात कर चुके हैं उसको पहले एग्जीक्यूट करो, इसके बजाय कि आप नए नए टारगेट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 29 पॉइंट्स का ये पैकेज देखने को मिला था, जो ये आपका बेलम पैकेज जिसे बोला जा रहा है, जो COP 30 में आया, जिसमें बात करी गई कि फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना है, एडेप्टेशन को हमें इम्प्रूव करना है, जेंडर इंक्लूजन हमें करना है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई। यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है इसे ग्लोबल मोटीराओ एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि हमें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, रादर दैन जो हम रिजिड टारगेट्स बनाते जा रहे हैं ना कि ये करो ही करो ये वो, इसके बजाय हमें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें चीज़ों को वाइएबल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस टारगेट को मीट करना है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को भी करना है। आप पहले वहां पे देखो कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो वाइबल अप्रोच रखो, यही यहाँ पर बात करी गई है। तो ये बोला जा सकता है ग्लोबल मोटिराओ एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना है COP 30 में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेलम हेल्थ एक्शन प्लान बना इस COP 30 में, ये पहला प्लान बना है जिसमें जिसमें क्लाइमेट एक्शन और पब्लिक हेल्थ को इंटरलिंक किया गया है या लिंक किया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप। इसके मतलब इंटरलिंकेजेस की बात करी गई है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चैंपियन, हाँ इंडिया क्या कहता है, इंडिया ये कहता है कि सबसे पहले तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनको अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है। उन्होंने क्लाइमेट को ज्यादा टाइम तक एक्सप्लॉइट किया है, तभी वो इतने डेवलप हुए हैं इतने कम टाइम के अंदर। तो ये जब उन्होंने क्लाइमेट को ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि एक्सप्लॉइट किया है, तो उनकी ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें ताकि वो भी अपने टारगेट्स को मीट कर पाए। ऐसा इंडिया बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया एक और मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो हमारे लिए कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइड करो। ठीक है, इन सारी चीजों की बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कुछ पॉइंटर्स देता हूँ मैं आपको हर क्लास में, तो ये वही पॉइंटर्स है जिसको समझाना कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पढ़ना है, चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि स्विस ग्लेशियर है, उसके 3% जो है वो टोटल आइस वॉल्यूम जो है वो, मतलब कि जो उनके ग्लेशियर्स हैं वो 3% जो है लूज कर चुके हैं। तो अब इसमें ये तो आपको याद करना है ना, इसमें मैं आपको क्या याद करवा सकता हूँ, है ना। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने आपको पॉइंटर्स के रूप में यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दी है, बस आपको इसे पढ़ना है एक बार, इसमें याद करने लायक भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेशनल लेवल पर क्या क्या बात करी गई। ओके, देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है तो मैंने इसे नेशनल करंट अफेयर्स में रखा है, वो स्पीशीज इन न्यूज़ में नहीं रखा। स्पीशीज इन न्यूज़ में मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली स्पीशीज को रखा है, अगर वो न्यूज़ में आई है तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने, अगर कोई प्रोजेक्ट आया कुछ भी आया तो मैंने उन्हें यहाँ पे रख दिया है। अब देखो जरा,
टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। अभी क्या हुआ ना, एक प्रॉब्लम सामने देखने को आ रही है कि हमने टाइगर का कंजर्वेशन करना जरूर शुरू किया, हमने लायन का कंजर्वेशन करना शुरू किया, बट अब हुआ क्या कि एकदम से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। और अगर आप में से किसी ने फॉरेस्ट को मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि किसी ने फॉरेस्ट विजिट किया है, नेशनल पार्क विजिट करे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व विजिट करे हैं, और आपने वहाँ पर जो गाइड होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से सुना है, तो मैंने 6-7 साल पहले विजिट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बात बताई थी जो मेरे को बहुत कंसर्निंग लगी थी उस टाइम पे। उन्होंने एक बात बोली बोली थी कि एक टाइगर जो है उसका, अब देखो, हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो जाए, बट मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 90 स्क्वायर किलोमीटर्स तक, 90 स्क्वायर किलोमीटर्स तक, इसे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इतना एक टाइगर का एरिया होता है, ठीक है। तो ये मुझे फिर कंसर्न समझ में आया कि अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट एरिया को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक टाइगर का एरिया इतना होता है, अब ये हमारी तरह सोशल एनिमल्स नहीं है, ठीक है, प्योरली सोशल एनिमल्स नहीं है कि इन्होंने भी ऐसे कबूतर खाने बनाए, मतलब अपार्टमेंट्स बनाए और उसके बाद वो वहां पे रहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो उन्हें अपना प्रॉपर एक टेरिटरी चाहिए, ठीक है, उनका एक प्रॉपर टेरिटोरियल एरिया होता है, ठीक है। तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अब अगर वो सेम एरिया में नहीं रह सकते, तो वो अपने न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। अब इतने बड़े तो फॉरेस्ट है ही नहीं ना, तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होगा। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अब एनिमल्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे, वो उन सेटलमेंट्स में जाना शुरू करेंगे फॉरेस्ट एरिया के बाहर अपनी जगह को ढूंढने के लिए, जो एक्चुअल में पहले फॉरेस्ट ही थे, बट उनको ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर अब देखने को मिलते। तो इस वजह से क्या है कि ये एक प्रोजेक्ट लेके आई गवर्नमेंट, जिसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वो ये प्रोजेक्ट लेके आई टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, कि इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनको भी कंजर्व करना पड़ेगा। और ये डेटा दिया उन्होंने कि जो 35% इंडिया के टाइगर्स है ना, वो एक्चुअल में इन टाइगर रिजर्व के बाहर ही रहते हैं, दे लिव आउटसाइड द फॉर्मल रिजर्व, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये जो टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये 80 फॉरेस्ट डिवीजन को देखेगा, कवर करेगा, प्लस 17 स्टेट्स को देखेगा। 17 स्टेट्स में 80 फॉरेस्ट डिवीजन है, उन्हें वो यहाँ पर देखेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कब का है? 26-27 का। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई ना, यही इसका कंटेक्स्ट है, यही इसकी नीड है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि साइट स्पेसिफिक्स को चेंज कर कर हम लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? पहले हम साइट स्पेसिफिक टारगेट रखते थे कंजर्वेशन का, अब हम लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम जो कॉरिडोर्स है उन्हें भी देख रहे हैं, जो बफर जोन्स है उन्हें भी देख रहे हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, इसे देखेगा कौन? नोडल एजेंसी कौन है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए के बारे में हम प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर मतलब कि जो अभी मैंने आपको प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर करवाई है उसमें भी कर चुके हैं। और जो गोल्ड मेंबरशिप है आपकी यूट्यूब पे ही जो आपको देखने को मिलती है 389 में, उसमें तो हमने बहुत ही डीप में इसको पढ़ा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इधर? फंडिंग्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो कैंपा रूल्स हैं, ठीक है, जो कैंपा फंड्स हैं उसके अंडर इसकी फंडिंग होगी। कितनी फंडिंग है? 88 करोड़ अंटिल 26-27। आगे बढ़ते हैं। 23 फॉर 23 इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन मुझे लगता है डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 23 फॉर 23 इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, वो 10 चीजें वहां पे डाल देंगे, भालू का है, लायन का है, एलिफेंट का है, क्रोकोडाइल का है, घड़ियाल का है, ये है वो है, 10 चीजें डाल देंगे। बट आपको याद रखना है कि ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड को लेके। स्नो लेपर्ड को आज हम उसमें भी करने वाले हैं, क्या नाम है इसका, स्पीशीज इन न्यूज में भी, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड मैंने आपको वहां पे करवा दिया। अब देखो जरा, तो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम 23 फॉर 23 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? स्नो लेपर्ड। मैं बोल रहा हूँ टर्म बेस्ड आएगा, क्योंकि 23 फॉर 23 इनिशिएटिव में कहीं पर भी स्नो लेपर्ड का हिंट भी नहीं है, और जहां पे हिंट नहीं होता है वो चीजें वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, ओके। फिर उसके बाद क्या है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया, तो जो अभी इसी साल 2020, सॉरी पिछले साल 2025 में जो इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे हुआ है 23 को, रीजन है 23 नाम रखने का, 23 को उस दिन इसको अडॉप्ट किया गया, उस दिन इसको लॉन्च किया गया। कौन काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि 23 की सिग्निफिकेंस क्या है, ये 23 फॉर 23 जो लिखा गया है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि लोग इस चीज की कैंपेन की तरह इसको प्रमोट करने के लिए 23 मिनट्स के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ठीक है, और इस कॉज को सपोर्ट करें। ठीक है, प्लस 23 क्या है, 23 जिस दिन अक्टूबर 23 जिस दिन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे होता है। एक चीज इसमें और है कि इसमें क्या बोला गया है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कैंपेन है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएगी कि 23 ही आइडेंटिफाइड स्नो लेपर्ड हैबिटेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर हिमालयन रीजन में, जिसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप किसी का भी कंजर्वेशन कब तब कर सकते हैं जब लोगों पर अवेयरनेस हो, तो उसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी ये बोला जाता है, वैसे हम ये नीचे भी पढ़ेंगे जब स्पीशीज एंड न्यूज पढ़ेंगे, कि 718 पॉपुलेशन जो है इसका ना, स्नो लेपर्ड का एक पहली बार सेंसस भी आया इस साल। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब तीन तीन चीजें, 23 फॉर 23 इनिशिएटिव देखने को मिला। ठीक है, प्लस हमें वो देखने को मिला कि पहली बार इसका स्नो लेपर्ड का एक जिसे हम कहते हैं कि सेंसस आया है। तो इसीलिए हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी सेंसस में ये बताया गया था कि 718 स्नो लेपर्ड्स हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं। प्लस अगर 718 में से सबसे ज्यादा 477 कहाँ देखने को मिलते हैं, लद्दाख में। प्लीज इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, स्पीशीज एंड न्यूज में इसको अभी स्किप करते हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा 20 to 25 मिनट्स में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 में इसको इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया था, इसको सामने लेके आए थे। ठीक है, 2015 से 10 ईयर्स हो गए 2025 में, तो अब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जितना स्टैटिक पोर्शन है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, याद रखना है सबसे पहले किसने लॉन्च किया इसे, किसका ये इनिशिएटिव था, इंडिया और फ्रांस का। उसके बाद कब किया, 2015 में। इसमें तीन मेन एम रखे गए। इसमें क्या क्या एम रखे गए, सबसे पहले तो यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है हमें इसी में, सोलर एनर्जी में 2030 तक। ग्लोबल लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया 1000 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी बनानी है और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करनी है 1 बिलियन पीपल को। ये तीन टारगेट जो है ये इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रखे गए थे। अभी इसमें 120 से ज्यादा साइनेटरीज या डायरेक्टली आप बोलो तो मेंबर्स हैं। अगर अपडेट होते हैं, ठीक है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, बट अभी इतना ही है। ठीक है, और गुड़गांव में इसका, इंडिया के अंदर गुड़गांव में आपको इसका क्या देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है कि ये एक लौता इंटरनेशनल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इस बार याद रखना 10 साल हो गए, बट कोविड की वजह से 2 साल ये नहीं हुई थी इसकी, जिसको जो हम कहते हैं कि ये साथ में नहीं बैठे थे। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं हुई थी, इसकी असेंबली नहीं हुई थी। तो याद रखना इस बार 2025 में कौन सी असेंबली हुई थी, 8th। प्लीज इस चीज को याद रखना। वो वहां पे बड़े प्यार से 10th असेंबली लिखेंगे और आपको लगेगा ठीक है 10 साल तो हो गए तो 10 असेंबली तो होगी, बट वो आपको गलत वहां पे साबित करेंगे। कैसे, क्योंकि जो थोड़ा सोच लेगा कि कोविड टाइम पे कैसे हुई होगी असेंबली, नहीं हुई होगी, तो उसको तो समझ आ जाएगा, बट शायद आप कंफ्यूज हो जाए, तो इस चीज को याद रखना। इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ इनिशिएटिव जारी करे गए, लिए गए इस असेंबली में। कौन कौन से था, सबसे पहले सनराइज था। सनराइज में क्या प्रमोट किया गया, सनराइज में प्रमोट किया गया कि जो सोलर वेस्ट है उसकी सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करो, उस सर्कुलर इकोनॉमी को क्रिएट करो एंड देन बूस्ट करो। उसके बाद अफ्रीकन सोलर फैसिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड आईएसए एकेडमी, ये क्या है, ये बोला गया है कि इंडिया के अंदर एआई बेस्ड लर्निंग की हेल्प से सिलिकॉन वैली फॉर सोलर को डेवलप करो, सेटअप करो। ये बात यहाँ पे करी गई। एस आई डी एस प्रोक्योरमेंट प्लान यहाँ पे बात करी गई उसकी, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मल्टी नेशन जॉइंट बिडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये पहला प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो सोलर कम स्टोरेज की जो डिमांड है और उसको प्रोवाइड करेगा, या मैं सीधा बोलूँ कि उस प्लेटफॉर्म में आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड बात करी जाएगी, रिड्यूस कॉस्ट पे चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो
पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे लाया गया। तो इसको याद रखना, मल्टी नेशन जॉइंट बिडिंग प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की लीडरशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिपोर्ट से लेके आता है आईएस से। तो आपको याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग सोलर, सोलर आ गया। सोलर ट्रेंड्स आउटलुक 2025, सोलर आ गया। ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क, सोलर आ गया। ये तीन रिपोर्ट जो मेन है वो लेके आते हैं ये, ठीक है, आईएस से। अभी इसका चेयरमैन कौन है, आशीष खन्ना जो है वो इसके चेयरमैन है, वो इसके प्रेसिडेंट है, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओरिजिनली ये बोला गया था कि जो सनशाइन कंट्रीज है, सनशाइन कंट्रीज का मतलब जो ट्रॉपिक कंट्रीज हैं, वो इसका पार्ट हो सकती है, बट अब उसको चेंज कर दिया, बोला गया है जितने भी यूएन मेंबर्स हैं वो सारे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर एटीएम इनिशिएटिव बहुत पुराना इनिशिएटिव है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। ये वाटर इनिशिएटिव का मतलब ये है, वाटर एटीएम इनिशिएटिव का ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मशीन्स बनी हुई होती हैं, उसमें आप सिक्का डालेंगे तो आपको पानी मिलेगा, यही वो वाटर एटीएम इनिशिएटिव है। इसमें क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है एक नॉमिनल कॉस्ट में, जैसे 10 रुपए का 10 लीटर दिया जा रहा है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड सोलर एनर्जी की हेल्प से इसे प्योरीफाई किया जाता है। जो कंटामिनेटेड या माइंड डिस्चार्ज वाटर है ना, उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है और फिर डिस्पेंस किया जाता है, मतलब दिया जाता है, ठीक है। इसे याद रखना, कौन सा वाटर है, कंटामिनेटेड या माइंड डिस्चार्ज वाटर, इस चीज को प्लीज याद रखना। ऐसे और भी इनिशिएटिव है जो लोकल लेवल पे लिए गए, जैसे एसीआईसी आईआईटी आईएसएम धानबाद ने परम जल नाम से ये वाटर एटीएम इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ऐसे ही पिरामल सर्व जल जो है, ऐसे ये लॉन्च किया। जन जल जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बट आपको मेनली पता होना चाहिए वाटर एटीएम इनिशिएटिव है क्या। बहुत सारे लोग अलग अलग लेके आए हैं, बट एक्चुअल में है क्या ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक रोड मैप है 2025 से 2030 तक का, ये एक 5 साल का इनिशिएटिव है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये एम है कि हम अपने देश की अपनी एक नेशनल रेड डेटा बुक बनाएं। रेड डेटा बुक का मतलब क्या है, वो जो भी स्पीशीज है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो, उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है एंड ऑल, ठीक है। तो यही बोला गया है। इसमें नियरली 11,000 इंडियन स्पीशीज को लिस्ट किया जाएगा, जिसमें से 7,000 फ्लोरा है, 4,000 फाउना है, ज्यादा क्या है, प्लांट्स, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर यह बात करी गई है कि एक साइंस बेस्ड नेशनली कोऑर्डिनेटेड पार्टिसिपेटरी सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें कंजर्वेशन स्टेटस अपडेट करे जाएंगे या इवैल्यूएट किए जाएंगे फ्लोरा एंड फाउना की, जो हमने ऊपर बात करी। ये पूरा का पूरा जो रेड डेटा बुक्स होगी ये किस पर बेस्ड होगी, जो आईयूसीएन की मेथडोलॉजीज है ना, उनकी भी अपनी रेड बुक है, आपको पता है, जिसमें उन्होंने 9 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, इन सारी तरीके से उन्होंने क्या किया है, लिस्ट किया है स्पीशीज को। तो ऐसे ही इंडिया में भी नेशनल रेड बुक, रेड डेटा बुक में इन्हें लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन इस पे काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई, बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जूलॉजिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउना को रखा जा रहा है। बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउना को रखा जा रहा है। और आईयूसीएन इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी मेथडोलॉजीज पर ही काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्क है, एज सिंपल एज दैट, याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इसमें पहली बार ऐसा किया गया, पहले क्या किया करते थे ये, पहले ये आपको देखने को मिलेगा कि जो विजुअल काउंट है ना वो किया जाता था कि ये एलिफेंट यहाँ पे दिखा, ये एलिफेंट यहाँ पे दिखा, इस तरीके से काउंट किया जाता था। बट इस बार इस अप्रोच को चेंज किया और मेनली डीएनए बेस्ड बनाया है। मतलब क्या किया जाता है, जो एलिफेंट का डंग होता है ना, जो एक्सक्रीटा होता है, मेनली जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, उसमें से डीएनए सैंपल निकाले गए, और उन डीएनए सैंपल की हेल्प से क्या किया गया है, इनकी काउंटिंग करी गई है, एस्टिमेशन करी गई है।
आपको ये देखने को मिलेगा कि 2017 में ये जो लूज काउंटिंग करी जाती थी ना, लूज काउंटिंग से मेरा मतलब क्या है कि विजुअल काउंट जो किया जाता था कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, उसके हिसाब से ये एस्टिमेट किया गया था कि 29,964 एलिफेंट्स है। बट अब जब प्रॉपर काउंटिंग हुई है, एविडेंस बेस्ड काउंटिंग हुई है, डीएनए बेस्ड काउंटिंग हुई है, तो ये पता चला है कि सिर्फ 22,446 एलिफेंट्स है इंडिया के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ वो आपको घुमाएंगे कैसे। वो ये बोलेंगे कि 2017 में इतने एलिफेंट्स थे और अब बढ़कर इतने हो गए हैं। बट आपको याद रखना ऐसा नहीं है। अब जब रियल काउंटिंग हुई, डीएनए बेस्ड काउंटिंग हुई, तो पता चला है कि एक्चुअल में कम है, तब हमें लगता था कि ज्यादा है। ठीक है। अब 22,446 एलिफेंट्स है टोटल। बट इस चीज को याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स में। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक और चीज, पहली बार इस डीएनए बेस्ड साइंटिफिक मेथड को यूज किया गया है और ये नेशन वाइड डेटा निकाला गया है, ये सर्वे निकाला गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स में अब आपको पता चल गया सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन अगर स्टेट वाइज बात करें तो कौन सी है? कर्नाटका, देन असम, देन तमिलनाडु, देन केरला, देन उत्तराखंड। याद रखना, कर्नाटका के बाद साउथ इंडिया की कोई स्टेट नहीं है, सीधा असम आ जाता है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड याद रहेंगे, कर्नाटका देन असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इसमें ये बहुत न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है, ये दिल्ली एनसीआर में जब भी पॉपुलेशन कह रहा हूँ, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया जाता है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। लेकिन जो ये ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, उनको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। एक्चुअल में एक इमरजेंसी और इंक्रीमेंटल मेजर है, जो जिसे हम कहते हैं, जो पहले से ही प्रीएम्प्टिव है, पहले से ही मतलब कि उसके एक जिसे हम कहते हैं कि कैसे मैं इस वर्ड को यूज करूं, कि पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर इतना पॉल्यूशन होगा तो ये एक्शंस लिए जाएंगे, इतना पॉल्यूशन होगा तो ये एक्शंस लिए जाएंगे, इतना होगा तो ये एक्शंस लिए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्री एम्प्टिव अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं हम? प्री एम्प्टिव अप्रोच या प्री एम्प्टिव रिस्पॉन्स। इस चीज को आपको याद रखना है। ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज में इसे लागू किया जाता है। जहां पर वो आपके साथ खेलेंगे, ऑल इंडिया लिख देंगे। आपको क्या याद रखना है? दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। या तो फिर वो लिखेंगे दिस इज ओनली फॉर दिल्ली। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली में तो इसे लॉन्च किया जाता है, बट एनसीआर बोलो या एडजॉइनिंग एरियाज में इसको लॉन्च ही नहीं करा जाता। ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है। हुआ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसे डायरेक्टली लेके नहीं आई थी। सबसे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीआरएपी को अप्रूव किया था। उसके बाद ऑफिशियली नोटिफाई 2017 में किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अब ये हर साल ही न्यूज में रहते हैं, इसलिए हर साल पढ़ना पड़ता है। प्री एम्प्टिव रिस्पॉन्स जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से, प्री एम्प्टिव का मतलब क्या है? पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर इतना पॉल्यूशन होगा तो ये आपको सेट ऑफ चीजें जो है वो करनी है, एक्शंस जो है वो आपको करने हैं। ठीक है। तो उसको हम प्री एम्प्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है। इनिशियली याद रखना कि ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी जो है वो इसको लागू करती थी, बट लेटर 2021 के बाद से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM जो है, वो इसको लागू करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी लिख देंगे। बट आपको याद रखना है कौन है? CAQM। इस चीज को याद रखना। क्या क्या इधर प्रीएम्प्टिव रिस्पॉन्स है? जैसे स्टेज वन में क्या होता है? तब होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 हो। ठीक है। उसमें क्या होगा? रोड की क्लीनिंग करी जाएगी, डस्ट कंट्रोल होगा, बैनिंग गार्बेज, जो गार्बेज बर्निंग है उसे बैन किया जाएगा। व्हीकल पॉल्यूशन जो है कंट्रोल, मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट जो है उसकी चेकिंग ज्यादा होने लगेगी। ठीक है। जब स्टेज टू कब आती है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 हो जाता है। उस टाइम पर जो डीजल जनरेटर्स है उन पे बैन लग जाता है, पार्किंग फीस जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम गाड़ियां चले। जो कोल फायरवुड यूसेज है रेस्टोरेंट्स में, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फिर आता है ग्रैप 3, जो कि बहुत लोगों को परेशान करता है।
400 से 450 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है, तो उस टाइम पर BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल जो है व्हीकल वो बैन हो जाते हैं। और इस टाइम पर लोगों को परेशानी होना शुरू होती है, और तब उन्हें याद आता है अच्छा ग्रैप लागू हो चुका है क्या। ठीक है, तो ये वही ग्रैप है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 4 जो सबसे सीवियर स्टेज है, जिस जब 450 से ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाए, अब उसके बाद वो 1000 तक जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बट उसके बाद एक ही चीज है जो करी जाएगी। ग्रैप 3 में वो तो बैन हो ही चुके हैं, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल। उसके बाद ट्रक की एंट्री भी दिल्ली में बंद कर दी जाती है, स्कूल्स को क्लोज कर दिया जाता है, जो वर्क फ्रॉम होम है वो कोशिश करी जाती है कि 50% ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो एक्शंस लिए जाते हैं, बट वही है जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई कि इसका हैवी फोकस है दिल्ली के ऊपर, बट एक्चुअल में जो ग्राफ है वो लगना चाहिए एडजॉइनिंग एरियाज में भी, दिल्ली NCR में एडजॉइनिंग एरियाज में, बट एडजॉइनिंग एरियाज में नहीं लगता है, बस दिल्ली में लग के रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पता है यही नेशनल करंट अफेयर्स जो है उसके कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स हैं, ये आपको PDF में मिल जाएंगे। आपको पता है PDF कहाँ मिलती है आपको, भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये और पॉइंटर्स है दो, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पीशीज एंड न्यूज की तरफ। स्पीशीज एंड न्यूज में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं, फ्लोरा भी, फाउना भी, और पैथोजेंस भी। ठीक है, जो जो न्यूज में आएगा उसे हम करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्नो लेपर्ड जो है वो न्यूज में है, तो इस वजह से हम इसे कवर करेंगे। स्नो लेपर्ड को गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको IUCN ने रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। इनको हाई ऑल्टीट्यूड एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, ये छुपकर वार करते हैं। आपको ये मेनली 12 सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, इंडिया में भी आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो सेंसस हुआ था उसमें जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि 718 जो स्नो लेपर्ड्स है वो टोटल काउंट बताया गया है, जिसमें से ज्यादातर जो है 400 समथिंग जो है वो लद्दाख में देखने को मिलते हैं। इनको हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैं आपको बहुत अच्छे से किसमें करवाऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा जो हमारी ये गोल्ड सेशंस है ना, गोल्ड मेंबरशिप जो आप देखते हैं उसमें मैं आपको करवाऊंगा। 389 रुपीज़ की है। ठीक है, आप सब लोग ले सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ये ले ली तो आपका इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेटस ये देख लिया, वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है। ठीक है, हैबिटेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर आप देखेंगे जो हमारे ये हिमालयन रीजन है ना, लद्दाख से हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पर ही आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रीजन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। स्मोकी ग्रे फर इनका होता है। ब्लैक रोजेट्स जो है, ये ब्लैक रोजेट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये इनकी बॉडी पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बताया गया। लार्ज पॉज आपको इनके देखने को मिलेंगे, टेल इनकी लॉन्ग होगी। क्रेपेस्कुलर मतलब कि क्या मतलब है, देखो कुछ होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, मतलब अपने खाने खाने की आदत की बात मैं कर रहा हूँ। और जो इनकी मतलब जिसे हम कहते हैं जो इनकी एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटी, कुछ जीव हैं जो रात को करते हैं, कुछ जीव है जो डे में करते हैं। बट ये जो स्नो लेपर्ड है ये कब करते हैं, जब या तो एकदम सुबह हो रही हो या तो एकदम अंधेरा होने वाला हो, मतलब कि लेट इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रेपेस्क्युलर, मतलब एक्टिव एट डॉन एंड डस्क। ठीक है, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स हमने पढ़ लिया, एल्यूसिव होते हैं मतलब आसानी से मिल नहीं सकते, भाग जाते हैं छुपके। ठीक है, सॉलिटरी नेचर होता है, यूजुअली अकेला रहना पसंद करते हैं। 400 समथिंग मैंने बताया था, तो 477 आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। मेजर एरियाज जो आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख के अंदर भी, हेमिस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, किब्बर हिमाचल प्रदेश में, प्लीज ये याद रखना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है, हो सकता है पेयरिंग में पूछ ले। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, किब्बर हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायलट वेल्स, ये मुझे लगता है पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ना आपको याद रखना है नाम में ही वेल्स है बस, एक्चुअल में वेल नहीं है, ये लार्ज ओशनिक डॉल्फिन्स है। तो आपको क्या पता है ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि पायलट वेल्स आर द लार्जेस्ट वेल्स दैट आर फाउंड इन द सी, बट आपको याद रखना है ये वेल्स नहीं है, ये डॉल्फिन्स है, बस नाम में ही इनके पायलट वेल्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है। सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, देखो क्या होता है, ये वैसे तो ग्रुप में रहते हैं, एक इनका लीडर होता है,
अगर इनका लीडर इसमें ना हमें मास मोर्टेलिटी इनकी क्यों देखने को मिलती है, मतलब कि मास डेथ इनकी क्यों देखने को मिलती है, कि ये झुंड में चलते हैं और इनके लीडर को फॉलो करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार इनका लीडर जो है वो कोस्टल एरियाज में पहुंच जाता है, और क्योंकि वहां पर वाटर की जो डेप्थ है वो कम है, इस वजह से सारे के सारे शोर पर मतलब कि मूव कर जाते हैं। और जब शोर पर मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक लीडर के पीछे ही सब चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमें मास डेथ देखने को मिलती है या मास मोर्टेलिटी देखने को मिलती है इनमें। इसी वजह से हमेशा न्यूज में रहते हैं। इस बार भी मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड का रिमोट ट्वेलाइट बीच है। याद रखना, ट्वेलाइट बीच कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। आपको वो भी पूछा जा सकता है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वहां पे हमें 2 डजन पायलट व्हेल्स जो है वो डेड देखने को मिलती इसी रीजन की वजह से। 2 डजन मीन्स ऑलमोस्ट 24 पायलट व्हेल्स एक साथ। ठीक है, बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी व्हेल्स, इतनी बड़ी डॉल्फिन है ये, और जब वहां पे देखने को मिलता है तो मतलब 24 आपको एक साथ ये डॉल्फिन देखने को मिलेगी, तो आपका भी दिल सहम जाएगा। ठीक है, तो वहां पे देखने को मिली, और इसके ऐसे यूजुअल केस देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये न्यूज में रहती है। ठीक है, कहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है? देखो, दो टाइप की ये वेल्स होती है, दो स्पीशीज होती है। एक होती है शॉर्ट फिन्ड, जो कि ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट रीजन में रहती है। इंडियन ओशन में भी आपको देखने को मिलती है। एक होती है लॉन्ग फिन्ड। लॉन्ग फिन्ड आपको कोल्ड टेम्परेचर में या सब पोलर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, शॉर्ट फिन्ड एंड लॉन्ग फिन्ड। ठीक है, उसके बाद फिजिकल ट्रेट्स क्या है इनके? राउंडेड फोरहेड आपको देखने को मिलेगा, जिसे मेलन बोलते हैं। मेलन क्यों बोला जाता है? जैसे वाटरमेलन का बहुत ही राउंड होता है ना वाटरमेलन, वैसे ही इसलिए इनका नाम मेलन रख दिया गया है, इनके फोरहेड का राउंडेड फोरहेड है। ठीक है, शॉर्ट बीक लाइक स्नाउट इनको देखने को मिलती है। डार्क ग्रे एंड ब्लैक स्किन आपको देखने को मिलेगी। ये मैट्री लीनियल पॉट्स में मूव करते हैं। ठीक है, मैंने वैसे ही आपको बताया था कि सोशल बॉन्ड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है इनका, तो 20 से लेके 100 इंडिविजुअल एक साथ ही चलते हैं, लीडर के पीछे ही चलते चले जाते हैं। कंसर्न की बात करें तो लीस्ट कंसर्न में रखा गया है यूसीएन में इसे। और प्राइमरी डाइट इनकी स्क्विड होती है। स्क्विड आपको पता होगा क्या होगा, क्या होता है, एक जीव होता है। बट अगर स्क्विड नहीं मिलता है तो इट इज सप्लीमेंटेड बाय फिश, फिश को भी ये खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज किया है इंडियन वॉल्फ को। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्यों? इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। अब तक ना इंडियन वॉल्फ को माना जाता था कि जो ग्रे वॉल्फ है ये उसी की स्पीशीज है। ठीक है, तो इसको अलग से नहीं देखा जाता था। बट रिसेंटली क्या किया गया है, जो आईयूसीएन है उसने इस इंडियन वॉल्फ को एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज करार किया है, डिस्टिंक्ट स्पीशीज बताया है। किससे डिस्टिंक्ट? ग्रे वॉल्फ से। तो अब ये इसलिए न्यूज में है, इस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ेगा। मेनली आपको ये इंडियन वॉल्फ कहाँ देखने को मिलते हैं? सिर्फ 3093 इंडिविजुअल बचे हुए हैं इंडियन वॉल्फ के, और आपको मैक्सिमम 90% से ज्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है वो पाकिस्तान में। आईयूसीएन ने इन्हें वल्नरेबल जो है वो लिस्ट किया है। फॉर्मली इसे सब स्पीशीज माना जाता था ग्रे वॉल्फ की, जैसे मैंने आपको बताया, बट अब इसे डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी एंटिटी माना गया है। ठीक है, कौन सी स्पीशीज इसे बोला जाता है? कैनिस जीनस से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेमी एरिड इकोसिस्टम में ये रहते हैं, इस चीज को याद रखना। ड्राई ओपन लैंडस्केप में ये रहते हैं, जैसे स्क्रब लैंड हो गए, ग्रास लैंड हो गए, और फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। नॉट इन फॉरेस्ट, प्लीज याद रखना, और वो यहीं आपके साथ खेलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने बताया 3093 ही इंडिविजुअल देखे गए हैं। मैक्सिमम आपको महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिलते हैं, और बहुत कम पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखना। हैबिटेट इनका ड्राई एरिड रीजन, या मैं एरिड रीजन या फिर सेमी एरिड रीजन में ही ये रहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ज़ॉम्बी डियर डिजीज। डियर तो मतलब कहीं ना कहीं डियर को ही होता होगा, बिल्कुल सही बात है। ज़ॉम्बी डियर डिजीज जो है वो एक, उसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज भी बोला जाता है। इसको फेटल माना गया है, और ये बोला गया है कि ये ना न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जो कि डियर हो गए, एल्क हो गया, मूज हो गए, उन्हें इफेक्ट करते हैं। ये कर ये करते क्या है कि जो प्रायंस होते हैं, एक्चुअल में चलो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ होता क्या है। कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये प्रायंस क्या है। प्रायंस एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये करते क्या है कि जो ब्रेन के नॉर्मल प्रोटीन है
उसको क्या करते हैं, उसको एबनॉर्मल बनाते हैं। मतलब कि जो हेल्दी प्रोटीन है उसको क्या कर रहे हैं ब्रेन के अंदर, उसको मिसफोल्ड कर रहे हैं, उसको एबनॉर्मल बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर डियर में या एल्क में या मूज में। पहले क्या होता है कि डियर एल्क मूज जो है, इनका नेचर क्या है, ये इंसानों से डरते हैं। बट क्योंकि ये प्रायन जो है ये इन पे हावी हो जाता है, इनके जो ब्रेन के अंदर प्रोटीन है वो मिसफोल्ड हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से अभी इंसानों से डरते नहीं है बल्कि उनको मारने भागते हैं। ठीक है। तो ये चीज देखी गई। प्लस जब भी इनकी बॉडी में आपको ये देखने को मिलेगा तो ये ज़ॉम्बी लाइक बिहेवियर करने लगते हैं। इनका वेट लॉस हो जाता है, दे स्टम्बल, लाइटनेस देखने को, लाइट लिस्टनेस लिस्टलेसनेस देखने को मिलती है। एक्सेस ड्रूलिंग देखने को मिलेगी, मतलब मुंह से इनका जो है वो ज्यादा झाग निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ह्यूमंस का फियर खत्म हो जाता है। ठीक है। जो जैसे आप देखेंगे ना कि जो जैसे डियर है, डियर टू डियर जो है ये हाईली कंटागियस। ठीक है, मतलब कि एक डियर से दूसरे डियर में फैल जाता है, स्लाइवा के थ्रू, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू। बट अभी तक ये केस नहीं देखा गया है कि वो जूनोटिक हो, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच रहा हो, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। बट ये बोला गया है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये ऐसा कर सकता है, मतलब कि ये जो डिजीज है ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकता है, इसका ऐसा पोटेंशियल है। बट अभी कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया। ठीक है। एक लंबे टाइम तक ये सॉइल में और वाटर में ये डिजीज रह सकता है, तो मतलब कि बहुत इजीली ये फॉरेस्ट में स्प्रेड हो सकता है। ओरिजिनली ये पहली बार 1960s में कोलोराडो में देखने को मिला था। बट अब रिसेंट टाइम में ये यूएसए कनाडा में देखने को मिलता है और यूरोपियन एरियाज में। ठीक है। वहां पर ये बहुत प्रीवेलेंट है, वहां के डियर्स में, वहां के एल्क में, वहां के मूजेस में ये देखने को मिलता है हमें ये डिजीज। ठीक है। उसके बाद आता है ये एक पॉइंटर जो इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। बस मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूँ क्लास एंड करने से पहले, कि अगर आप कम टाइम के अंदर अपना इन्वायरमेंट टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है। सिर्फ 389 रुपीज़ है, आपको एक बार ही लेने की ज़रूरत है, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पर पर्सनली मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेगी। ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।